गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त सोनिया मौर्य इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो आज हम लोग लेके आए हैं करंट अफेयर्स की क्लास। और करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग पर डे बाय डे 5 बजे पढ़ते हैं। तो आज भी उसी की स्टडी में हम लोगों का क्या क्वेश्चन है ना, उसके बारे में देखते हैं। और उसके बारे में विशेष तथ्य क्या क्या है उसके बारे में समझेंगे। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, फोन लेके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे। ठीक है, ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन या आयोजित कहाँ पे किया गया है नाटो। तो नाटो का अभी शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ पे किया गया है। ऑप्शन है ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन बी ऑप्शन है द हेग नीदरलैंड, ऑप्शन सी है बर्लिन जर्मनी और ऑप्शन डी है पेरिस फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा द हेग नीदरलैंड। तो ये आयोजन कहाँ पर होगा, कहाँ पर किया गया है। जर्मनी, सॉरी, नीदरलैंड के दाहेग में किया गया है। क्या कुछ विशेषताएं हैं इस आयोजन का या इस सम्मेलन का। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन की बैठक 24 और 25 जून को 2025 में नीदरलैंड के दाहेग शहर में आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है, दाहेग में किया गया है। कई सारे संगठन का मुख्यालय भी है दाहेग में। ठीक है, नाटो महासचिव हमेशा नाटो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वर्तमान में जो महासचिव हैं, ये नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रुटे मार्क रुटे ने इसकी अध्यक्षता की है। और तुर्की क्या है, तुर्की 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नाटो शिखर सम्मेलन है क्या, इसी का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, तो ये नाटो के बारे में देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के बारे में देखते हैं क्या है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1949 में, जब 12 देशों ने, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक समारोह में एक संधि पर हस्ताक्षर किए और जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन हुआ था। संस्थापक सदस्य देशों की बात करें तो ये 12 है। ये 12 कौन कौन से हैं। एक तो कनाडा, कनाडा के अलावा इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 12 क्या है, इसके सदस्य देश या संस्थापक सदस्य देशों में से आते हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो कितना है, 32 है। ये स्वीडन क्या है, 7 मार्च 2024 को नाटो में शामिल होने वाला, ठीक है, कौन सा सदस्य देश है, 32वां सदस्य देश है। नाटो की मुख्यालय की बात करें तो नाटो की मुख्यालय शुरू में लंदन में था। ठीक है, और नाटो के मुख्यालय के रूप में कार्य कर रहा था लंदन में। लेकिन 1967 से इसका मुख्यालय कहाँ, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हो गया है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हो गया, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले, है ना, दूसरे भारतीय कौन बने। तो अभी रिसेंटली अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है यूरी गॉर्गिन, ऑप्शन सी है शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन बी है शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन सी है अविनाश कुमार और ऑप्शन डी है राकेश कुमार। तो कौन अभी अंतरिक्ष में जाने वाला बना है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय कौन थे, तो ये पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। पहले भारतीय थे। जबकि यूरी गार्गिन, ये क्या है, ये विश्व के पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, कौन, यूरी गार्गिन, रूस के थे ये। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वर्ष 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, और
अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर कदम रखने वाले ये पहले भारतीय बन गए। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। वह 26 जून 2025 को, है ना, एक्सियोम 4 मिशन के तहत 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष पहुंचे हैं। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च का काम करने के लिए गए हैं। ठीक है, रिसर्च का काम करने के लिए। एक्सियोम क्या है, एक्सियोम 4 क्या है? तो एक्सियोम 4 ध्यान रखिएगा, ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथी निजी अंतरिक्ष यात्रा है। ठीक है, जिसका संचालन अमेरिका में स्थित अंतरिक्ष अवसंरचना कंपनी एक्सियोम स्पेस के द्वारा किया जा रहा है। एक्सियोम मिशन फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट उड़ान भरी है। इन जितने भी एस्ट्रोनॉट गए हैं, 4 गए हैं, 3 अन्य गए हैं, एक शुभांशु शुक्ला जी गए हैं। ठीक है, तो ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से, है ना, एक जुड़े कैप्सूल ड्रैगन की तरीके से इसका स्ट्रक्चर था और उसमें ये लोग गए हैं। कौन है शुभांशु शुक्ला, कहाँ के हैं? तो ध्यान रखिएगा, शुभांशु का जन्म कब 1986 में कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के, ये लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। ठीक है, और 2006 में ये वायुसेना में शामिल हुए थे और उन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी चुना गया है। किसको? शुभांशु शुक्ला जी को, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसरो का गगनयान, क्वेश्चन भी यहाँ से एक बन गया कि जो भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान मिशन है। ठीक है, इसरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका आंसर राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में खोला गया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में खोला गया। क्या कुछ खास है इसके बारे में? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, ठीक है, सिंधुदुर्ग जिले के बेंगुर्ला के नजदीक नवती रॉक्स क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीकमिशन भारतीय नौसेना युद्धपोत, है ना, आईएनएस गुल्डर है, समुद्र के भीतर संरक्षित किया जा रहा है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है 58, ऑप्शन बी है 77, ऑप्शन सी है 80, ऑप्शन डी है 99। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 99। भारत क्या है? पहली बार अंडर 100 की सूची में आया है, एसडीजी लक्ष्य में या एसडीजी सूचकांक में अंडर 100 में आया है। ठीक है, क्या कुछ खास है इसके बारे में? यह सूचकांक यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। एसडीजी इंडेक्स 2025 में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो 167 है। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? ये 99 है। इससे पहले 2024 में इसकी रैंकिंग क्या थी? 109। यह सूचकांक हर देश के प्रदर्शन को 17 एसडीजी के संबंधों में को मापता है, यानी जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उसको ये क्या करता है? मापता है और उन्हें एक समग्र स्कोर प्रदान करता है। भारत का जो स्कोर है, भारत का जो स्कोर है वो है 67 स्कोर के साथ भारत
99वें स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य की बात करें, क्या है सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, एसडीजी गोल क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने 2015 में 17 सतत विकास यानी वैश्विक लक्ष्य तय किए थे और इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य क्या है, तो पूरी दुनिया में गरीबी हटाना, पृथ्वी की रक्षा करना और सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करना। और भी हैं, जलवायु के संबंध में है, ठीक है, और एनवायरमेंट के संबंध में है। तो ये सबके 17 सतत विकास लक्ष्य 2015 में जारी किए। एसडीजी सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है, ध्यान रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी जर्मनी। तो कौन सा देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड इसमें पहला स्थान रखता है, जबकि वहीं पे स्वीडन की बात करें दूसरा स्थान है, डेनमार्क की बात करें तीसरा स्थान है, जर्मनी की बात करें तो चौथा स्थान है। इन चारों देशों का पहला दूसरा तीसरा स्थान रखा है। 2025 में एसडीजी सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क है। हालांकि जर्मनी का चौथा स्थान है। इस सूचकांक में सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे खराब स्थिति है वो है दक्षिणी सूडान की। दक्षिणी सूडान की रैंकिंग क्या है, 167 है। यह पहली बार है जब भारत ने 167 देशों में से, है ना, शीर्ष 100 में अपना स्थान बनाया है और इसका स्कोर कितना है, 67 स्कोर है भारत का। 67 स्कोर के साथ भारत का जो रैंकिंग है 99वीं है। यह स्कोर 0 से 100 के पैमाने पर प्रगति को मापता है। जहां 100 का स्कोर देखा जाए या 100 का अर्थ है सभी देशों ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। जहां पे 100 स्कोर है यानी भारत अभी 17 सतत विकास लक्ष्यों को नहीं पार किया है, क्योंकि भारत की रैंकिंग कितनी है, 99 और कर लिया है। और 0 का अर्थ है कि कोई भी प्रगति नहीं हुई है, ठीक है। भारत वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी, 109वीं स्थान था, 109वां स्थान था भारत का। जबकि 2023 में वहीं पे देखें 112वां स्थान था, जो 2025 में महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की यह 2025 में, ठीक है, कौन सी 10वीं सतत विकास रिपोर्ट थी, 10वीं सतत विकास रिपोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है दोहा कतर, ऑप्शन सी है दुबई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है कोबे जापान। तो इसका राइट आंसर क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया जाएगा 2025 में। कब किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक की नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण के लोगो और शुभंकर का भी अनावरण किया है। खेल का शुभंकर क्या है, विराज। विराज है जो एक कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाला युवा हाथी है। इस खेल का लोगो है भारत की समृद्ध विरासत और पैरा एथलेटिक्स की भावना और मेजबान शहर के रूप में नई दिल्ली की जीवंतता को दर्शाता है। 2015 में जो पैरा ओलंपिक विश्व पैरा ओलंपिक एथलीट्स था 2015 में कहाँ पे खेला गया था, ये कतर में हुआ था, दोहा में, ठीक
ठीक है। 2019 में ये दुबई में हुआ था, यूएई में, और 2024 में ये जापान के कोबे में हुआ था। इसके बाद भारत क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई शहर बन रहा है। कौन? भारत। पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 1994 में किया गया था। कहाँ पे? बर्लिन में, जर्मनी में। पहले यह क्या है, हर 4 साल में आयोजित किया जाता था पैरा ओलंपिक, लेकिन 2011 से यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है। क्या है पैरा ओलंपिक? विश्व पैरा एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के बर्न में है। विश्व पैरा एथलेटिक्स के प्रमुख कौन है इस समय? तो पाल फिट्जगेराल्ड है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति क्या है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। यह शारीरिक रूप से विकलांग और दृष्टिबाधित लोगों के लिए खेलों का शासी निकाय है। यह अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति से संबंध है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया इसके अध्यक्ष हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 25 जून, ऑप्शन बी है 20 जून, ऑप्शन सी है 23 जून, ऑप्शन डी है 15 जून। इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 जून। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया गया है, क्या कुछ खास है, इसके बारे में देखते हैं। संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाता भाई? 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। कब? 25 जून को। तो यह 21 मार्च 1997, ठीक है, यानी 21 महीने तक चला था। 75 से ये 77 तक चला था, 1977 तक चला था, यानी कितने? लगभग 21 महीने तक चला था। तो भाजपा सरकार क्या है, इसी दिन को संविधान के हत्या दिवस के रूप में मनाती है। आपातकाल की घोषणा देखिए 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक है, इन्होंने घोषणा किया था। यह क्या है, 21 मार्च 1977 तक, यानी कितने दिन? 21 महीने तक चला था, लगा था। और भाजपा इसी दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। आपातकाल की घोषणा से सत्ता का केंद्रीकरण होता है, ठीक है, जिससे संघ को, राज्य सरकारों को निर्देशन देने की अनुमति मिलती है। जो केंद्र सरकार होता है वो राज्य सरकार को अनुमति देने की अनुमति मिलती है, जिससे वे केंद्र के पूर्ण रूप से जिससे वो केंद्र सरकार की क्या है, पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, जिसमें प्रभावी रूप से एकात्मक प्रणाली का निर्माण भी होता है। भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है भारत ने, ठीक है। कब कब? एक तो 1962 में, वर्ष 1962 में, ठीक है, और 1968 तक था, है ना, कब? भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था? 1971 में हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ था। तीसरी बार 1975 में और 1977 तक चला था। ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। इसी समय इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। कब लगाया था? 25 जून को लगाया था। इसीलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 27 जून, ऑप्शन बी है 28 जून, ऑप्शन सी है 29 जून, ऑप्शन डी है 30 जून। तो इसका राइट आंसर है क्या? 29 जून इसका राइट आंसर होगा। 29 जून। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है।
प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर महालनोबिस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पहली बार 29 जून 2007 में मनाया गया था और 2025 की थीम क्या रखी गई है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्ष के रूप में इसका थीम रखा गया है, विषय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली 100% यानी 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत घोषित किया गया है? भारत की किस राज्य में 100% डिजिटल पूर्णतः डिजिटल साक्षरता घोषित की? कौन सा पंचायत ऐसा है कि जो 100% डिजिटल है? तो इसका राइट आंसर है, या राइट आंसर क्या देखेंगे, कोई ऑप्शन भी देख लीजिए। इसका ऑप्शन ये है, पुल्लमपारा पंचायत केरल में है, डसना पंचायत लखनऊ में है, पुरी पंचायत जोधपुर में है और मानोलिनांग मेघालय में है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा पुल्लमपारा पंचायत। ये 100% डिजिटल साक्षर वाला, डिजिटल साक्षर वाला पंचायत बन गया है। जबकि डसना पंचायत ये लखनऊ में है। लखनऊ का उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा पंचायत माना जाता है डसना, लखनऊ के बख्शी तालाब क्षेत्र का लगता है डसना पंचायत। जबकि वहीं पे कुड़ी पंचायत ये जोधपुर राजस्थान में है। और ध्यान रखिएगा कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है। देश की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, तो ये है कुड़ी पंचायत जोधपुर। अगला है माओलिनांग पंचायत कहाँ पे है, ये मेघालय में है। ये क्या है, देश का सबसे स्वच्छ पंचायत माना गया है। देश का सबसे स्वच्छ पंचायत कहाँ पे, मेघालय में है। और ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा पंचायत है। जबकि ये क्या है, देश का 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला है। केरल की पुल्लमपारा पंचायत को भारत की पहली 100% या 100% पूर्णतः डिजिटल साक्षर पंचायत के रूप में माना जाता है, मान्यता दी गई है। केरल उच्च साक्षरता दर और डिजिटल साक्षरता दर हासिल करने में अग्रणी राज्य रहा है तथा यह शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यह उपलब्धि राज्य भर में डिजिटल साक्षरता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की केरल की व्यापक पहल के रूप में भाग के रूप में माना जाता है। भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है। ठीक है, डिजिटल का मतलब यहाँ पे कॉपी पेन से कुछ भी नहीं, पूर्णतः यहाँ पे डिजिटल रूप से कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करें ये पुल्लमपारा की बात करें तो पुल्लमपारा में भी लोग पेमेंट हो या टैक्स भरना हो या पानी का टैक्स, सब कुछ A to Z ये लोग ऑनलाइन पे करते हैं। तो भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा है, तो ये है रायगढ़ है। जबकि बात करें मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। केरल का वहीं दूसरे स्थान है। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण यानी 100% साक्षर राज्य है। केरल की राजधानी कहाँ पे है, तो ध्यान रखें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, जबकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, भारत का तीसरा 100% 100%
ठीक है, साक्षर राज्य बना है किसके बाद? मिजोरम और गोवा के बाद। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। ये पूर्ण साक्षरता और कार्यात्मक साक्षरता क्या है? ठीक है, तो सरकार द्वारा 1988 में ये शुरू किया गया था। पूर्ण साक्षरता और कार्यात्मक साक्षरता शुरू किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार कोई भी राज्य या संघ शासित प्रदेश को तभी पूर्ण साक्षरता माना जाएगा अगर उनकी 90% से अधिक आबादी किसी भी भारतीय भाषा को पढ़ या लिख सकती है, तो उसे क्या है? पूर्ण साक्षर राज्य माना जाएगा। केरल भी क्या है? पूर्ण साक्षर राज्य है। यहाँ की भी क्या है? 90% से अधिक आबादी क्या है? पूर्ण रूप से पढ़ लेती है। देश में कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2022 में एक नई योजना शुरू की थी। इसका नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, है ना। शुरू किया गया था कब? 2022 में। शिक्षा मंत्रालय के वयस्क साक्षरता विभाग के अनुसार 2030 तक भारत को पूर्ण साक्षर बनने का लक्ष्य रखा गया है। यानी भारत ने 2030 तक पूर्ण साक्षर बनने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अगर त्रिपुरा की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? अगरतला है। और यहाँ के सीएम कौन है? माणिक साहा है। राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो नन्नू इंद्रसेना रेड्डी है। नन्नू इंद्रसेना रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जासूसी एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजीव यादव, ऑप्शन बी है पराग जैन, ऑप्शन सी है राकेश जैन, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। तो किसको नियुक्त किया गया है? पराग जैन को नियुक्त किया गया है। पराग जैन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से 2 वर्षों तक रहेगा, यानी 2027 तक रहेगा। और उनके पद का नाम क्या है? सेक्रेटरी पे इनको चयनित किया गया है। यह पद रॉ प्रमुख का होता है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर, है ना, की योजना के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में देखा जाता है या जाना जाता है। किसको? पराग जी को। उन्होंने यह स्थान रवि सिन्हा की जगह लिया है। रवि सिन्हा का स्थान लिया इन्होंने। ठीक है, और रवि सिन्हा का जो कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो रहा था। रॉ के बारे में क्या है? रॉ का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। रॉ भारत की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। रॉ का गठन सितंबर 1968 में किया गया था। कहाँ पे? रामेश्वरम में किया गया था, तमिलनाडु में। रॉ का जबकि मुख्यालय कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। इसके पहले सचिव कौन थे? रामेश्वर नाथ को काओ थे। और रॉ क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में आता है या काम करता है। इसके सचिव दैनिक आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।